बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। ताज़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर कबल वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। 30 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया है और अहम कानून साजी भी मुतवक्की है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली का इजलास कल तलब किया गया और इस हफ्ते पार्लियामेंट के इजलासों में अहम कानून साजी मुतवक्की है। देखिए, वो कोई मेरे ख्याल से अदालतों के हवाले से शायद कोई पैकेज आ रहा है, उसमें नंबर्स हैं, नंबर्स किसके पास कितने हैं, क्या है। लेकिन ये कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। बल्कि आप यूँ समझें कि ये जो सिस्टम है पूरा, ये मज़ीद उससे हिलेगा। मतलब क्योंकि इश्यूज़ मैंने आपसे कहा ना, मतलब हिलेगा क्या, लरज़ रहा है। मैं तो अपनी उस बात पे ये नहीं चल पा रहा जो अरेंजमेंट है, और उसकी वजह ये है कि मतलब बस ऐसे ही खड़ा है ना अपनी जगह पे। जो असल इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी का क्राइसिस है, ये जो आप ये देखें कि अभी तक जो है वो अब यानी तमाम ही सियासी जमातें जो हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ समेत के, उन्हें क्या करना है, मतलब अगला स्टेप क्या होगा। जलसे होंगे, मतलब है कि कैसे उनकी कायमा कमेटियाँ बनेंगी, उधर वो होंगे, कौन से लोग होंगे, क्या करेंगे। मतलब एक कोई इसमें बैठेंगे, इससे निकलेंगे, मानेंगे रिज़ल्ट को, नहीं मानेंगे, क्या मतलब किसी के पास कोई, आप समझें कि इस वक्त जो है वो आपको प्लान नज़र नहीं आ रहा। और ये जो अरेंजमेंट है इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। यानी अब आज आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं उनके दरमियान क्या मामला, इंतज़ामी इख्तियारात किसके पास क्या होने चाहिए, कितने कितने सालों से ये हुकूमतों में हैं, तो अभी तक इंतज़ामी मामलात और ये मतलब कोई बात बन नहीं रही। इसी तरह से केपी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ, यानी वहाँ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ाहिर है कि उनके पास नंबर्स हैं, ये बयान हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर वो इस अरेंजमेंट में कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, कैसे चलेगा आगे। मतलब वो एक खिचड़ी सी पकी हुई है। उसी दरमियान आप ये देखें कि जो कच्चे के इलाके में वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज मज़ीद 3 लोगों की उन्होंने वीडियो जारी की है। तो ये हालात जो हैं ये इस तरह सिक्योरिटी और मईशत, और वो मैं अब देखते जाएँ आगे किस तरह से ये अनफोल्ड होती चीज़ें। लेकिन ये कि उससे रियासती इशूज़ अपनी जगह, और आप जितनी मर्ज़ी मईशत, जो मर्ज़ी इसमें आप लाके कारून का ख़जाना भी डाल दें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, और बाकी जो सूरत हाल है वो अब ज़रा ख़राब हो रही है। मतलब है कि उसके ख़दो ख़ाल ज़रा वाज़े भी हो रहे हैं कुछ, लेकिन ये कि वो उसमें फौरी तौर पे अगला स्टेप क्या होगा, वो कोई अगला मोड़ क्या आएगा कोई नहीं जानता। ठीक है। और एक तो ये 39 साला पेवल द्यूरोव हैं, 39 साला 39। तो ये जो है ये इनकी जो पैदाइश है वो तो लेनिनग्राड की है, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है। और ये जो है ये बचपन में कुछ अरसा ये इटली में रहे, कुछ अरसा जो है ये वापस आ गए रशिया, और रशिया में आके 2006 में इन्होंने अपने भाई के साथ एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, जिसको उस वक्त जो है वो रशियन फेसबुक कहा गया, वीके के नाम से, और वो अब भी बहुत मकबूल है। लेकिन बाद में ये हुआ कि रशिया में भी मकबूल है, और कुछ जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी मकबूल है। फिर उसके बाद जो है दूसरा ये कि इन्होंने फिर इनका वहाँ पे जो हुकाम है उनसे झगड़ा हुआ, और ये जो है 2013-14 में ये रशिया इन्होंने छोड़ दिया।
वेस्ट इंडीज़ में के दो का एक जजीरा मुल्क है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की 3.5 लाख या $2.5 लाख की, और वहाँ की नेशनलिटी ले ली। और इसी दौरान फिर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो मतलब अपना आगे वो काम बढ़ाया, क्योंकि कंप्यूटर में और इनके भाई मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटेलिजेंट। इन्होंने फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाई, जिस तरह से ये व्हाट्सएप है, या जिस तरह से आप देखें कि टिकटॉक है, या जिस तरह से सिग्नल है, और ये मुख्तलिफ हैं, बिंग और ये सारे। लेकिन ये ज़रा पीछे, बिंग और ये तो ज़रा पीछे हैं। लेकिन इन्होंने जो बनाई एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम था टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम जो है वो इन्होंने बनाई, और टेलीग्राम जो है वो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 1 अरब लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर इसमें जो है ये चाहे आपने बात करनी हो, यानी व्हाट्सएप की तरह, या आपने जो है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये बाकी जो एप्लीकेशन है उसके मुकाबले पे ये टेलीग्राम। और इनकी पर्सनल जो इनके पास पैसे हैं वो हैं $11.5 अरब की। $11.5 अरब इनकी अपनी कैश है इनके पास। और ये मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर इनको फ्रांस की नेशनलिटी भी मिल गई। फिर जाहिर है कि ये मतलब है कि ये अपने प्राइवेट प्लेन में आज़रबाईजान से फ्रांस जा रहे थे, तो पहुँचे वहाँ पे, तो एयरपोर्ट पे इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, टेलीग्राम के फाउंडर और मालिक को। अब टेलीग्राम एक बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशंस में से एक है। और इसको आप ये समझें कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अच्छा, ज़ेलेंस्की भी टेलीग्राम के ऊपर अपना उनका मैसेज आ रहा होता है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। रशिया में भी यूज़ हो रही है, काफ़ी मुल्क इसको, दुनिया भर में काफ़ी ये पॉपुलर है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो सिक्योर काफ़ी कहलाती है, और ये फिर इन्होंने कहा कि मैं चूँकि रशियन हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं, मतलब फ्रेंच नेशनल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये कि ये कहते हैं कि मैं फ़ेसबुक से अपना डाटा शेयर नहीं करता, ठीक है, और मैं जो हूँ, मेरा डाटा, मेरी प्राइवेसी मेरे पास ही होती है। इनको फ्रांस ने, उनके जो आला हुकाम है, उन्होंने इनका वारंट निकाला हुआ था। बल्कि वहाँ पे हैरत भी हुई कि अपने प्राइवेट जेट में वहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि वहाँ पर इन पे साइबर बुलिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ये बहुत सारा ऐसा मवाद डाल रहे थे जिसके नतीजे में इनकी जो एप्लीकेशन है वो साइबर बुलिंग के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए। मैं अगर यहाँ से देखें, ये जो है, अगर मैं इनके से टेलीग्राम को पढ़ रहा था कि क्या सिचुएशन है साइबर सिक्योरिटी के वाले, 4th स्लाइड अगर देखें तो सिक्योर मैसेजिंग के लिए टेलीग्राम मशहूर है दुनिया में। ये अभी मई के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी एक मैगज़ीन है, लेकिन वह कहता है कि अब ये टूल फॉर साइबर क्रिमिनल्स बन चुका है। मतलब इतना ज़्यादा ये सेफ़ है कि इसको चूँकि बाहर से लोग इसको नहीं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं बहुत से मुल्कों की, वो इसको नहीं कैच कर पाती, तो इसलिए ये टेलीग्राम जो है ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए, और मुख्तलिफ इस पे मवाद और ये वो सारा। इसको यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान वर्चुअल बैटलफील्ड कहा जा रहा था इस टेलीग्राम को। इसके मालिक को पकड़ लिया रशिया ने। ज़ाहिर है रशिया के साथ इनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये छोड़ के निकल गए थे रशिया, लेकिन रशिया में बहरहाल ये टेलीग्राम जो है वो उन्होंने कोशिश की थी इसको ब्लॉक करने की, इसको ब्लॉक नहीं कर सके थे फिर वो। और वो ये ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर अब इसको नहीं यूज़ करें तो फिर बाकी बिल्कुल जो वेस्टर्न जो एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पे ये बहुत, ये तो नहीं मैं कह सकता कि नंबर 1 कोई एप्लीकेशन थी, लेकिन ये कि 3-4 नंबर पे वहाँ यूज़ हो रही थी इस वक्त रशिया। बहरहाल तो वो ये रेस्ट हो गए, तो वर्चुअल जो बैटलफील्ड है वो चली गई। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक सुबह 5 बजे जो मकामी वक्त है इसराइल का, उन्होंने जनाब जो झड़प हुई है सुबह हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, घमसान का रंज जो पड़ा है सुबह, उसमें 100 इसराइल के
जेट तैयारों ने हिस्सा लिया है, 100 और उनका ये कहना है कि हमने वहाँ पर कई 100 जगहों को निशाना बनाया, और हमने इसलिए निशाना बनाया कि अगर हमें ज़रा सी ताख़ीर हो जाती तो हिज़्बुल्लाह, ये हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, प्रीएम्प्टिव, और हमने इसलिए की है कि हिज़्बुल्लाह थोड़ी ही देर के बाद, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर हम थोड़ी सी ताख़ीर करते तो हिज़्बुल्लाह जो है वो इसराइल पे जो हमला करने जा रहा था, और वो हमला तल अवीव के अंदर उनके मोसाद के हेड क्वार्टर्स को और उनके आर्मी के हेड क्वार्टर्स और बाकी जगहों को हिज़्बुल्लाह निशाना बनाने जा रहा था। तो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो 100 तैयारों ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया। उसके फ़ौरन बाद जो है वो 320 जो है वो रॉकेट्स और मिज़ाइल्स हिज़्बुल्लाह ने दाग दिए। पूरी एक बारिश हो गई इसराइल के ऊपर हिज़्बुल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब हमास नहीं है, ज़हन में रखें, ये हिज़्बुल्लाह है। और वो बारिश हुई और उसमें आयरन डोम्स और ये सारे एक्टिव हुए, और कुछ जो है वो अच्छा, इसी दौरान इराक़ से भी एक जो ड्रोन है वो फायर हुआ, और वो हैफ़ा पे, मतलब इराक़ और जो है लेबनान से जो फायर हुए हैं वो अगर हम इसमें मैप में देखें तो उसमें एक तो गोलान की पहाड़ियाँ हिट हुई, और दूसरा जो है वो अच्छा, लेबनान के अंदर वो 5 किलोमीटर तक अगर हम फर्स्ट मैप इसमें देख सकें, और फिर ये कर्सी अल जज़ीरा, और ये जो है ये मेरॉन बेस पे, अब ये मेरॉन बेस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, आप समझें कि ये सर्वेलेंस यहाँ जहाँ से होती है वो मेरॉन बेस से होती है। तो गोलान की पहाड़ियों पे अटैक हुआ है, और साथ ही जो है वो अटैक हुए हैं 320 उनकी तरफ से हुए। बेनगोरियन एयरपोर्ट बंद रहा 2 घंटे। अच्छा, तो शदीद हुआ, और उसके बाद फिर आज कुछ देर के बाद अभी सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो स्पीच करेंगे, और उसमें उनका कहना ये है कि फवाद शुक्र का जो था उनको जो शहीद किया गया था, तो जवाब में बदला लेने के लिए पहला मरहला मुकम्मल हुआ, और अब आगे जो है वो जंग, मतलब जंग या जो बदला है वो भी लेना है। पहला मरहला यहाँ मुकम्मल हो गया, एयर बेसिस को नुकसान पहुँचा है, ये सब कुछ हुआ है, और साथ ही एक वॉरशिप को भी हिज़्बुल्लाह ने क्लेम किया है कि एक वॉरशिप जो वहाँ पे खड़ा था इसराइल का, उसको भी डैमेज किया है। पहले इसकी तस्दीक इसराइल की तरफ से नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तहकीक कर रहे हैं इस बात की कि वो जहाज़ जो है वो बहरी जहाज़ वो किस तरह से उस पर आग लगी है, वो डैमेज हुआ है। तो ये सारा मामला हुआ। जब ये झड़पें हो रही थी शदीद, आप सोचें ना, 100 तैयारों ने इधर से हिस्सा लिया और 320 मिसाइल वहाँ से फायर हुए। तो उसके साथ ही जो है वो हुतीज़ ने मुबारकबाद दी। हुतीज़ ने ये जहन में रहे कि कल वो वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने एक जो वहाँ पे 1.5 लाख टन ऑयल के साथ टैंकर को उड़ा दिया था उन्होंने पहली दफ़ा। तो उन्होंने मुबारकबाद दी, और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो 20 जुलाई को, अगर 19 जुलाई को इस साल हुतीज़ ने एक हमला किया था, और वो हुतीज़ का हमला जो ड्रोन था वो तल अवीव पे गिर गया था जाके 19 जुलाई 2024। तो 20 तारीख को फिर उनके हुदैबा की जो बंदरगाह है वहाँ पे इसराइल ने वहाँ पे अटैक किया था जवाबी। हुतीज़ ने डायरेक्ट पेनिट्रेट करके एक मिसाइल वो आयरन डोम को पेनिट्रेट करते हुए एक बंदा उसमें मर भी गया था, वो तल अवीव में गिरा था। ठीक है, तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि तल अवीव में वो हुतीज़ का मिसाइल गिर गया था, और ये जो है फिर उसके बाद सुनोनियन। अच्छा, इसके हवाले से जो कल ब्लास्ट हुआ है, अगर हम 10th स्लाइड देखें तो US डिपार्टमेंट स्टेट ने इसमें पिछले 24 घंटों में इसमें जारी किया अपना स्टेटमेंट। 10th स्लाइड कि हुतीज़ अटैक ऑन द सोनियन ऑयल टैंकर थ्रेटन बिकमिंग एन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ये बात की गई है, लेकिन उसके साथ ही जो आज का टेलीग्राफ है
बरतानिया का एक मारूफ अखबार है, तो उनका आज जो एक बड़ा उन्होंने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया है, जो 9 स्लाइड है, द हूथीज हैव डिफीटेड द यूएस आर्मी, यूएस नेवी, ठीक है ना, कि अगर वहाँ पे इतने सारे जहाज़ घूम रहे हैं और हूतीज़ उसके बावजूद एक जहाज़ को, बहरी जहाज़ को धमाके से उड़ा रहे हैं, तो शिपिंग लेन्स को अगर देखें तो शिपिंग लेन्स तो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। अगर हम ये देखें, थर्ड मैप इसका देखें इसमें, तो ये तो 17,000 यहाँ से गुज़रते हैं साल में स्विस से, तो ये तो टोटल बंद पड़ी है, ठीक है ना। और ऊपर से वो घूमते हुए वहाँ तक ये जा रहे हैं, जो केप रूट है, और वो जो है वो मतलब ये पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन अपडेट कर दें लोगों को कि ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये मतलब ये वो है नुकसान जो हर रोज़ हो रहा है और सारी दुनिया का हो रहा है, क्योंकि ट्रेड यहाँ रुकी हुई है। सिर्फ वो जहाज़ जिनको हुतीज़ गुजरने दे रहे हैं, रशिया के या चाइना के या और मुल्कों के साथ जो जिनके साथ रब्ता है, लेकिन बाकी जहाज़ों को वो हिट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये झड़प हुई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे कहते हैं ना कि नॉर्म्स नॉर्म, यानी बिल्कुल ऐसे हुआ कि भरपूर। लेकिन अब आप ये सोचें कि इसराइल जो है वो अभी उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास होगा और मोसाद के सरबराह, शिनबेत के सरबराह वो सारे कायरा पहुंच गए हैं, ठीक है ना। CIA चीफ भी कायरा पहुंच गए हैं, टॉक्स हो रही हैं कायरा में, बातें शुरू हो गई हैं। जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने कहा कि मैं सारा देख रहा हूँ खुद मामलात को, जो हालात डेवलप हो रहे हैं और ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बात की। फिर उसके बाद जो मिस्र में जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे, उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की। और उसके साथ ही हूतीज़ ने बात की कि जो 19 तारीख को हमने हमला किया था, उसके जवाब में जो हमारी बंदरगाह पे 20 तारीख को इसराइल ने हमला किया था, हम उसका भी बदला लेने वाले हैं। जिस तरह से अभी हमारे, जैसे ईरान ने बदला लेना है और हिजबुल्लाह ने बदला लेना है, तो हमने भी बदला लेना है, क्योंकि हमारी बंदरगाह पे हमला हुआ था, ठीक है, 20 जुलाई को, तो हमने अभी बदला उसका लेना है। तो उन्होंने मुबारकबाद दी साथ ही। तो अब आप ये देखें कि इसराइल जो है वो उसकी जो यानी जब टीम वहाँ पे गई है और वो मुज़ाकरात कर रही होगी, तो इससे पहले सुबह वो 320 रॉकेट भुगत के आए हैं। 100 तैयारे इस्तेमाल हुए हैं। 100 इजरायली जेट्स, ठीक है। और ये जो है ये मतलब 100 तैयारे, ठीक है, और 5 मतलब है कि 5 किलोमीटर अंदर तक जाके 100 तैयारों ने हिस्सा लिया। जवाब में वहाँ से अटैक्स हुए, तो इसका मतलब है कि वो जगह तो नहीं तबाह कर सके ये जहाँ से लॉन्चेस लगे हुए थे। तो मुझे बताएं कि ये एक एग्जॉस्ट नहीं होता, बिल्कुल एक मुल्क जो है वो एग्जॉस्ट हुआ होता है, वो समझ नहीं आ रही होती है कि क्या करना है। और वो बाकी सारी पावर्स तो अपनी जगह मौजूद है, हिजबुल्लाह की अपनी जो पावर है वो मौजूद है, वो एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ है। बाकी लोग तो इसराइल अब ये इस वक्त फौरी तौर पे ये अगर एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाते, और अमेरिकन के लिए बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब है कि ये उनके जो चीफ हैं जो जनरल ब्राउन हैं, उन्होंने आज इजिप्ट में मुलाकात की है। पहले वो जॉर्डन में थे, लेकिन ये सारा जो फड्डा पड़ा तो इस वक्त उनके चेयरमैन जॉइंट भी खिते में थे। तो फिर उन्होंने आज जो है जनरल सीसी से मुलाकात की, अमेरिकन जो चेयरमैन जॉइंट है। तो अब उनकी प्रेजेंस में और इतने सारे वॉरशिप्स की मौजूदगी में और चारों तरफ से घेरा हुआ है, और उसके बावजूद रॉकेट्स भी आ रहे हैं और गिर भी रहे हैं और ये तबाही, तो मतलब एक यानी आप सोचें ना कि इसराइल जो है वो 100 तैयारे और 320 मिसाइल भुगत के फिर वहाँ जाके बैठा हुआ है वहाँ पे, और याहिया सिनवर का कुछ पता नहीं। और याहिया सिनवर अगर चले जाते तो अगला उनका जो भी बंदा आएगा तो वो जगह संभाल लेगा। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल में सीज फायर एग्रीमेंट मस्ट है। स्पिल ओवर हो रहा है। देखिए जर्मनी के अंदर कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पे 3 लोगों को चाकू मारा। वो बंदा कह रहा है कि मैं सीरियन रेफ्यूजी हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामिक स्टेट से है, ठीक है, खुद कह रहा है सीरियन रेफ्यूजी। मतलब ये अजीब व गरीब किस्म के अभी भी दुनिया में इस किस्म के टेररिज्म और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये कि ये इनको रोकना ज़रूरी है।
कि इसको फौरी तौर पे इसको रोकना ज़रूरी है। ये मुल्क हुकूमतें कोलैप्स होने का ख़तरा है। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये अगर मामलात ये जो गज़ा में यानी आप सोचें ना कि अगर इस वक्त लोग निकलेंगे भी तो ज़ख्मी हुए होंगे लोग, कहत हुकूमतें कोलैप्स होने का ख़तरा है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि इसको इसमें इजिप्ट भी बहुत इन्वॉल्व है। जॉर्डन जो है उनकी पोजीशन तो बड़ी अजीब इसलिए हो गई जॉर्डन की कि वो जो कन्फेडरेशन की बात कभी करते हैं, कभी जॉर्डन प्लान, कभी एलन प्लान, वो पहले भी मैं बात करता रहा हूँ उसकी, तो वो भी मौजूद है कि भाई इनको उधर ही के साथ ही एक ही बना दो इनको, और 70,000 जो हैं जो सेटलर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको कहाँ फेंकेंगे, उठा के गोली मारेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब ये कोई उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन भी उसको इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन पहले तो सीज फायर हो ना, पहले तो जंग बंदी होनी ज़रूरी है। अच्छा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये सारे मामला, तो अब ये है कि ये देखें अब ये सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो है, अच्छा मैं इसमें आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि अगर आप देखें ना, ये आप स्टार्ट करें वेनेजुएला से, ठीक है, मेदोरो के इलेक्शंस में वहाँ पे मतलब उनको हंगामे हो रहे हैं, वही 1-2 हुकूमतें पहले, सूडान तक आ जाएं, सूडान के अंदर 2 जनरल्स लड़ रहे हैं आपस में, और ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद जो अफ्रीकन यूनियन और इजिप्ट, इन सारे मुल्कों ने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे जो जन हमीती जो हैं, जो कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री, उन्होंने छोटा सा वक्त भेजा, और जो सरबराह हैं फ़ौज के जो कि अब्दुल फतह बरहान, वो पहुँचे ही नहीं, उनकी नुमाइंदगी नहीं थी, और वो कहते हैं कि मैं 100 साल तक लड़ूंगा, लेकिन मैं जो हूँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हूँगा। अभी ये मैं यहाँ ये कोट कर रहा हूँ, द नेशनल यूएई का जो न्यूज़पेपर है, वो कहते हैं कि मैं 22वीं स्लाइड, सुडान्स अल बुरहान वाज टू फाइट फॉर 100 years इन द कंट्री सिविल वॉर। 100 साल तक ये खाना जंगी जारी रहेगी, तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। अब मसला ये है कि ये वहाँ पे तो सूडान में तो कत्लेआम हो रहा है, और एक अजीब सिनेरियो डेवलप हो गया, यानी उमर बशर को हटा के तो वो मज़ीद डिस्टेबलाइज हो गया सूडान। पहले भी था दारफोर वगैरह, लेकिन वो फिर कुछ हमला हुआ था तो वो भी डिस्टेबलाइज। और फिर उसके बाद आप आ जाएं तो ये यूक्रेन जो है उसमें अच्छा मतलब हिस्टोरिकली देखें तो ये जो कुछ जंगें ऐसी हैं जो कि ख़ास मौके पे आके फंस जाती हैं। अच्छा, अब ये जो महीने शुरू हो रहे हैं ना, 2 महीने, अगले 2 महीने, ठीक है ना, यानी आप चले जाएं यूएस इलेक्शंस तक, तो दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर तो इंगेज हो गई अपने अंदरूनी मामलात में। अब वो जो यूक्रेन में होगा, वो अगला जो भी सदर होगा वहाँ का, या सदर होंगी जो भी, वो देखेगा, वो बड़ा मुश्किल है। जो जैक सुलेमान है, 2 जंगें, ये 2 बड़े जंगें, क्या एक तो जहरीत है और एक जंग छेड़ के तो प्रेसिडेंट बाइडेन साइड पे हो गए। वो कैमला हैरिस कैसे निपटेंगी और आगे क्या होगा, तो लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि ये अगले 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, जब तक वो अपना हाउस अपना पूरा प्रॉपर नहीं करते वहाँ पे, वाइट हाउस और जो भी होता है, ट्रम्प सामने आता है, मानता है नहीं मानता, क्या होती है सूरत हाल, बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो उस वक्त तक जो है ये शुरू हो रहा है, जिसको रशियंस या जिसको बहुत से जो तारीख पे नज़र रखने वाले लोग हैं, वो उसको जनरल विंटर कहते हैं। वो जनरल विंटर इसलिए कहते हैं कि रशिया की तारीख में वो ज़ार पीटर द ग्रेट ने जो स्वीडन के चार्ल्स को हराया था, ठीक है ना, तो उसके बाद से 16वीं सदी, तो उसके बाद से जो है, और वो फ़ौज फंस गई थी, वो पहुंच रहा था आगे, लेकिन वो फंस गई थी, उसके बाद जंग, और उसके बाद उसको मतलब कट मरी थी पूरी फ़ौज। और फिर उसके बाद 1812 में नेपोलियन जो है वो 4.5 लाख फ़ौज के साथ उसने चढ़ाई कर दी थी, और 4.5 लाख फ़ौज में से जो है वो फिर जनरल विंटर से मुराद है कि मतलब सर्दी आ गई थी। सर्दी में ये सूट करती है रशिया को हमेशा, विंटर के अंदर ये जो यानी ग्राउंड ऑफेंसिव है वो उनको सूट करता है। और उसके बाद फिर नेपोलियन, और फिर ये हिटलर फंस गया। नेपोलियन तो 4.5 लाख फ़ौज के साथ गया और 40,000 के साथ वापस आया,
4.5 लाख फौज के साथ गया, 40 के साथ वापस आया। स्वीडन का जो चार्ल्स था वो जब जार पीटर के मुकाबले में गया था, तो उस वक्त जो है वो उसकी आधी फौज जो सर्दी से मर गई थी, बाकी जो बचे कुछ थे वो भागे थे वापस। तो इसी तरह से हिटलर अगर ये फ्रंट ना खोलता तो शायद वो बच जाता। उसने ये फ्रंट खोला सोवियत यूनियन के साथ, तो उसके बाद हिटलर ख़त्म हो गया। तो ये जो है जनरल विंटर, ये अच्छा, अब ये विंटर का इंतज़ार हो रहा है, जनरल विंटर, जिसको जनरल विंटर कहते हैं, कि विंटर का इंतज़ार हो रहा है। पुतिन आराम से ये आप नक्शा देखें ना, कि वो जो मैं बात रोज़ करता हूँ कि जी ये ज़ेलेंस्की ऊपर से गए, आपने कहीं ये देखा है कि इन्होंने अपनी फ़ौजों को मोबिलाइज़ किया हो ये दोनबास के इलाके से, मतलब एक कोई परेशानी हुई हो, कुछ हुआ हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो है वो देख लो, ट्रैप नहीं होता, एक ट्रैप के अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मतलब एक होता है ना हंगामी सूरत हाल कि जी फौजें सारी मोबिलाइज हो जाएं, रिजर्व्स को कॉल कर लिया जाए, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो स्ट्रेटजी है ना पुतिन की, ये जनरल विंटर है, ठीक है ना। विंटर के अंदर ये जंग, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि विंटर की जंग बड़ी महंगी पड़ती है, बड़ी महंगी। और कई ये हमारे यहाँ जो यहाँ पर जो पड़ोस में ये जब तालिबान की और यहाँ पे जो नेटो की फोर्सेस यहाँ मौजूद थी, तो उस वक्त वो कहलाता था स्प्रिंग ऑफेंसिव, कि सर्दियों में वो बंद हो जाता था, जंग ज़रा बंद हो जाती थी, और जब बर्फ़ पिघलती थी तो उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ दोनों साइड्स आती थी, वो स्प्रिंग ऑफेंसिव वो कहलाता था। यही सूरत हाल जो है, इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा फिर एक और विंटर में इंडिया और चाइना को। ये पहली दफ़ा जब ये यानी 2020 में तो मौसम गर्मियों के मौसम में स्टार्ट हुआ था ना ये कॉन्फ्लिक्ट, जो इनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या जो भी, वो तो अब उसकी कोई नहीं है, डिमार्केशन नहीं है, लेकिन उस वक्त ये डिस्कस हुआ था कि कितना कितना महंगा और कितना। लेकिन जो आपके वो सर्दियाँ गुजरती जाती हैं तो ब्लीड होते जाते हैं। अब ब्लीड इसलिए होते जाते हैं क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बड़े होते हैं, कि भाई आपने उस पर कितना, कहाँ पे फौज खड़ी करनी है, अगर वो मूवमेंट आगे पीछे होती है तो आपने फौरी तौर पे। तो ये दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना इस वक्त, जो कि जिसमें अब तीसरे कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं, जैक सुलिवन पहुंच रहे हैं ना बीजिंग, ठीक है ना, और साथ ही जो है वो उधर म्यांमार के अंदर और बाकी जगहों पे जो है वो अब ज़रा खुल के बात सामने आ गई है, तो उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि म्यांमार, और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, और ये देखें, मैं सिर्फ एक जुमला कह के ब्रेक लें, मैं सिर्फ एक जुमला ये कह दूँ, मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था ना यूक्रेन का, और जिसके बाद वो ज़ेलेंस्की ने कहा वहाँ पे उनसे कि जी आप जो हैं वो ऑयल क्यों ख़रीदते हैं रशिया से, और उसके बाद उन्होंने वजाहत की, उनके जो जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं ये जी ठीक है। तो मतलब ज़ेलेंस्की और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक लाहासिल, बिल्कुल। और आप जी वो रशिया के साथ आपने ताल्लुकात, ये पब्लिक के सामने, मतलब मीडिया के साथ, जी आप रशिया के साथ ऑयल क्यों खरीदते हैं, आप ये क्यों करते हैं। तो मकसद है कि वो भाई ज़ेलेंस्की जो है वो, मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वो थी, या तो वो दबंग अंदाज में जवाब होता, वो भी वो खिलाफ था उसके, कि भाई वो ज़ाहिर है उनके गेस्ट हैं, सब कुछ है, तो वो, लेकिन वो खोल के बोल रहे हैं आपने रशियन ऑयल क्यों लिया, ये क्यों किया, ये कह रहे हैं। ये एक यूजलेस दौरा था और ये नहीं होना चाहिए था। और असल इशू जो है वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे फ्रंट्स पे हैं, ठीक है ना। पहले तो होता है कि आइडेंटिफाई योर एनिमी, आप ये पहचानें कि आपके खिलाफ कौन है। अगर आप सबसे पहले अपने एनिमी को नहीं पहचान रहे, फिर टारगेट कौन सा है, मेन कौन सा है, और दरमियान में फिर उसके पॉन्स कौन से हैं, ठीक है ना। आपने तो शतरंज है ना, तो आपने प्यादों को मार मार के तो कुछ नहीं होना, आपने छह मात की तरफ जाना है ना। तो अगर आप वो शतरंज की मेज़ के ऊपर एक यूं हो गया तो फिर ऐसे हो गया, ओ भाई ये एक बिसात सज रही है उसमें जो है ना। आप जरा वक्फा ले, फिर उसके बाद जरा हम बात करते हैं कि ये मामला जो है ये कहाँ से शुरू होके कहाँ तक फैल रहा है इस वक्त, इस पूरी बसात पे, आलमी बसात पे। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों ने मुल्क के इस्तेकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया, कितना खुशाइंद है ये? बहुत खुशाइंद है जी। अच्छा जी, और इसमें मैं क्या बात करूं, मैं सिर्फ एक तो देखें
25 अफराद या 28 अफराद की के जहाँ बक होने की, मेरे ख्याल से 25 है तादाद, जो कहूटा में हादसा हुआ है आज, बस हादसा। तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। ये बहुत ही एक्सीडेंट्स और चीज़ें, और लोग एहतियात करें। ये बारिशों का भी सीज़न जो है वो एक नया स्पेल आ रहा है दोबारा मुल्क में, और ये सारे मामला चल रहे हैं। मैं सिर्फ भी बात कर रहा था कि ये जो सर्दियों का, जब सर्द शुरू होता है ना मौसम जी, तो उसमें ये जो इक्वेटर से ऊपर जितना ऊपर चलते चले जाएं या दूर होते चले जाएं या ऊपर जाते चले जाएं नॉर्थ की तरफ, तो उतना ही जंगों की फिर सिचुएशन तब्दील होना शुरू हो जाती है। मतलब चाहे वो सियाचिन हो जहाँ पे हमारी फ़ौज मौजूद है, इंडिया की भी मौजूद है, या ये तो बहुत ही बड़ा फ्रंट है जो कि चाइना का है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जो वहाँ की सूरत हाल है ना म्यांमार की, और कल मैंने रेड कॉरिडोर की बात छेड़ी थी, और वो इसलिए छेड़ी थी कि जो अमित शाह जी हैं वो उन्होंने जाके जो इजलास किया था वो वहीं पे छत्तीसगढ़ में किया था। तो वहाँ पर उन्होंने इजलास करके ये कहा था कि इसमें यहाँ पे 2026 तक कंट्रोल। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता कि ये जो माओइस्ट हैं इनका उन ग्रुप्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं? जो ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये कुकीज़ और जूमीज़ और मणिपुर में, ये आपस में, क्योंकि सिर्फ दरमियान में एक तो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, और उसके साथ ही सारा का सारा पोरस बॉर्डर है, तमाम पोरस बॉर्डर। ये पोरस बॉर्डर्स जो हैं, ये पोरस बॉर्डर्स जो कि जंगल, और उसमें आप समझ लें कि पानी, और मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल, उसमें मुख्तलिफ क्रिमिनल्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इस पूरी सिचुएशन में जो है वो, मैंने पहले भी बात, मैं दोबारा बात कह रहा हूँ कि इसमें बांग्लादेश जो है वो एक तो मुबारक, उनकी क्रिकेट टीम जीती आज ठीक है, उनको मुबारक हो बहुत, लेकिन उसके साथ ही जो बांग्लादेश है उससे मामला आगे बढ़ रहा है उस तरफ। यानी बांग्लादेश के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर जो है चाइना दोनों तरफ है। चाइना जो है, चाहे वो वहाँ पे अपोजिशन के जो बहुत सारी मलेशियाज़ हैं, जो मैंने कल बताया था, बेशुमार मलेशियाज़ हैं, ग्रुप्स हैं, एक गवर्नमेंट बनी हुई है, और ये सारा, और ये है कि वो चाहे वो उस तरफ हों या इस तरफ हों, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो आलमी ताकतें या दुनिया एक कुछ नुकात पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ऐसा ही मामला है। मतलब एक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये थ्योरी चल रही है, सेंट मार्टिन आइलैंड, और गोरा आदमी आया, और वो वहाँ पर एक घुटन का माहौल था। ठीक है, वहाँ पर ये हसीना वाजिद जो हैं ये समझ के बैठी हुई थी कि बस मेरी बाइडन के साथ तस्वीरें उतर गई हैं, और ये हो गया और वो हो गया, और एक ऐसी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन ही नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल वहाँ पे एक ज़ालिमाना निज़ाम था जिसके ख़िलाफ़ लोग निकले, और अब उस निकलने के नतीजे में एक चिंगारी डालनी होती है, तो वो बस वो डली और लोग निकले, और उसके बाद वो गोलियाँ मार रहे हैं, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और आखिरी दिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फौज से कहा गोलियाँ मार दो मेरी जितने भी ओपोनेंट्स, उन्होंने फौज ने इनकार किया, ख़त्म, हुकूमत गई, पूरा वो रिजीम ही गई। अच्छा, अब इशू ये है कि वहाँ नया सेटअप बनेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसे मुल्क आगे चलेगा। स्टेबल है, उनके लोग बड़े ज़बरदस्त, अब वो अपना खुद अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। लेकिन इशू जो है, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि वो पूरा रीजन जो है, वो इस वक्त रीजन आपको लगता है कि एक नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, वो रीजन जो है, और उसमें आसियान के ममालिक, उसमें म्यांमार, उसमें थाईलैंड, उसमें मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आपको अचानक चीज़ें बनती बिगड़ती नज़र आएंगी। चाइना चूँकि दोनों तरफ है, तो मगरबी मीडिया ने आज कोसा है खूब चाइना को कि चाइना दोनों तरफ है, और ये चाइना को जो है ना बात सूट नहीं करती, चाइना को जेब नहीं देती कि चाइना जो है ये दोनों तरफ जो है वो चाइना रहे। और ये खास तौर गार्डियन में देख रहा था, तो गार्डियन में एक मजमून छपा हुआ था कि ये जो है ना बिल्कुल चाइना को उन्होंने कि डेडली डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स, और ये शॉक वेव चली गई है पूरे रीजन में। और वही लिखा हुआ है कि जो पूरे बे ऑफ बंगाल में क्या है, इसको इधर भी है चाइना, उधर भी चाइना है, तो चाइना किसके साथ है, चाइना बताता क्यों नहीं, चाइना जमहूरियत के साथ है या फौजी जनता के साथ है। मतलब खूब गुस्सा अपने निकाला हुआ, क्योंकि वो अगर वो जमहूरियत
के साथ सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ भी चाइना है, अगर इधर हैं तो इधर भी चाइना है, तो चाइना को कोई मसला नहीं, वहाँ पर कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में कितने सारे सिस्टम चेंज होते रहते हैं। चाइना के साथ हमारी दोस्ती का जमहूरियत आ गई, चली गई, फिर आ गई, फिर मतलब है कि अच्छा आती कब है वैसे ये नहीं पता, वो तो जब आती है तो पता नहीं अजीब सी आती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही, हमारे हमेशा से चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही जो हमारे स्ट्रेटेजिक जिनके साथ हमारी दोस्ती है, टर्की हो या अरब ममालिक हों या बाकी, उनके साथ कोई फ़र्क पड़ता है। तो बात सारी है कि वो तो इसी तरह चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो म्यांमार में क्या, लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है? फ़र्क वो पड़ता है कि एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट, जो मैं बार बार, अब ये जो इजलास कल हुआ था, ये रेड कॉरिडोर अलग है, और रेड कॉरिडोर को जोड़ा जाता है सेवन सिस्टर्स जो रियासतें हैं उनके साथ, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश है। अच्छा, उधर बांग्लादेश की यानी वो रियासतें हैं जो पोरस बॉर्डर्स हैं, और जहाँ पे ये तहरीकें चल रही हैं सारी, जूमीज़ और कुकीज़ और ये वो सारा, और यहाँ पे ये जो है ये वो है जहाँ पे अमित शाह जी ने खुद इजलास कल यहाँ पे तो किया है। अगर तो देखें मणिपुर में इजलास किया होता ना, मैं डिस्कस नहीं करता। ये जो उन्होंने कल बात की है ना, ये छत्तीसगढ़ में उन्होंने बात की है, यानी ये उन्होंने यहाँ पे आके इजलास किया कल, ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने इजलास किया है, और उसमें इन्होंने कहा है कि 2026 तक जो है वो हम यहाँ पे मॉस्ट ख़त्म कर देंगे। इशू ये है कि ये 2026 तक कैसे ख़त्म करेंगे, 2025 में क्या होगा, और 2025 से पहले क्या होगा, देखिए ना। और अगर ये ज्योग्राफी या तो हो ना कि वो बिल्कुल दूसरा कोना हो, कि आप कहेंगे जी ये दूर का इलाका है कोई, यानी ये वेस्टर्न साइड है कोई, यानी इस तरफ है, मतलब ये बिल्कुल ये वेस्टर्न बंगाल, ये बांग्लादेश में, और इसमें दरमियान में अब आप आने वाले दिनों में सुनेंगे रोहिंग्या रेफ्यूजीज, वो सारे इधर आएंगे, ठीक है, और वो बांग्लादेश से इधर आएंगे, वो इधर से ऊपर जाएंगे ऊपर, और ये वहाँ पर असला और ये और वो उधर इंगेज हो गए। अब इस पूरी सिचुएशन में ज़ाती राय, फिर वही ज़ाती राय, जैसे मैंने पहले कहा था कि IMAC और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अल्टीमेटली मैंने कभी ये बात बाय नहीं की एक दिन के लिए भी, जो कि पूरी दुनिया बाय करती रही है, मगर बस मेरा ख्याल है तो मेरा ख्याल, मैंने कभी बाय नहीं की बात कि अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सॉलिड। मैंने कभी इस थ्योरी को बाय नहीं किया, कभी पिछले 5 सालों के दौरान, जब से मैं ये भी गलवान के बाद, पोस्ट गलवान, और उनके सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होगी, ये होगा, फलां होगा, ऐसे होगा, वह मैंने कभी बाय नहीं किया, ठीक है, कि वो जो है हमें, और उसकी वजूहात हैं। इंडिया में जो बैठ के हमारे वहाँ पर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ और सुनते हैं, वो उनसे कुछ और तरह से बात होती होगी, हमसे हो सकता है हम भी कुछ कॉन्फ्रेंसों में, हम भी कुछ मीटिंग्स में, हम भी कुछ इधर उधर दाएं बाएं इतने साल घूमे हों, हमने भी कोई खाक छानी हो, तो हमसे कुछ और अंदाज में बात होती है इंडिया के बारे में। तो इंडिया का कि वो साथ नहीं है, वो एक होता है ना, बस यूज़ करें, चाइना के साथ आप फटा डालें और ख़त्म हो गई बात। और चाइना और अमेरिका बहुत से मामलात पे एक हैं, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा अपनी, अब देखिए ना जैक सुलिवन जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हो जाए इलेक्शन से पहले, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा इसको एक्सलेट नहीं करते, चाहे वो फिलिपीन हो, इन सवाल ही पैदा नहीं हो। इसलिए मैंने जो बात की है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन हालात में वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तासुर अजीब सा गया, क्योंकि अल्टीमेटली वो जनरल फ्रॉस्ट आ रहा है, जनरल फ्रॉस्ट जो है वो आ रहा है, ये वही नेपोलियन वॉर्स, और उसमें सर्दी फौजें फंस गई बीच में, और वो जो वर्ल्ड वॉर की मूवीज़ भी देखें तो हिटलर फंसी हुई हैं, फौजें धक्के लगा रहे हैं गाड़ियों को। अब मसला ये है, वो बड़े बड़े बूट पहने हुए और सरों पर टोपियाँ रखी हुई, तो फंसा हुआ हिटलर। अब मसला ये है कि ये इसी तरह से ये जो है ये जो चाइना के साथ, मतलब ये नहीं रिजॉल्व हुआ तो एक और विंटर, ठीक है, और वो विंटर जिसमें रीजन, वो पूरा रीजन एक टर्मोइल में चला गया है, और टर्मोइल में चला गया है। तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना, देखें जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ सूडान को हम उसी तरह करते हैं, हम चार्ट को भी उसी तरह से कर रहे हैं, हम तो ग्लोबल एक सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट करके कि भाई कैसे कौन कहाँ पे है।
तो एक तरह से आप समझें कि वो जो पूरी बसात है ना, वो आपको लगेगा कि वो उल्टी जा रही है, यानी ऐसे रखी हुई बसात तो उसको उल्टा जा रहा है पूरा। अब वो उसका नया, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स गजा से हो, चाहे वो यूक्रेन से हो, अभी यूरोप कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, आर्कटिक का सारा खेल है। मैं बार बार बात कहता हूँ कि इसमें आर्कटिक को मत भूलें, ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल अमेरिका और फिनलैंड और ये फिनलैंड और स्वीडन ऐसे गए हैं नेटो के अंदर, वो ऊपर की वजह से, ये नीचे का तो इशू नहीं है, वो आर्कटिक का इशू है ऊपर। और मसला ये है कि वहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है। इशू सारा ये है कि इसमें इंडिया कहीं यहाँ पे उलझ गया है। अच्छा, अब रीजन डिस्कस हो रहा है ना सारा, देखें ये जो जब स्पिल ओवर होता है ना अफगानिस्तान से, तो बहुत अरसे से हुआ, बहुत अरसे से हो रहा है ना, तो अब देखें कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। आप ज़रा देखें, उस दिन ना पाकिस्तान की कैलकुलेशन थी कि कितने 100 या कितने हज़ार लोग वहाँ से निकलेंगे, ना ना CIA की कैलकुलेशन थी, किसी की कैलकुलेशन नहीं थी कि अफगानिस्तान में क्या होगा। वाकया इस तरह से हुआ तेज़ी के साथ कि 24, 48, 72 घंटे वो इधर जा रहे हैं, वो ताजिक बॉर्डर आगे पीछे दाएं, अमरुल्ला साले गायब, ये वो सब सारा वो फ्लैट हो गया पूरा। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो लोग पाकिस्तान आए और वो आके उसमें असला भी यूज़ हो रहा है और सारा यूज़ हो रहा है जो, लेकिन इशू ये कि फिर भी कंट्रोल तो हो रहा है ना, कंट्रोल उसको करने की कोशिश। और ये बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि चारों तरफ से अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि बहुत सारी रियासतों के दरमियान में वो लोग हों, तो यानी डिस्टेबलाइज हो सारा बहुत बड़ा बॉर्डर, ठीक है, तो वो फिर किस तरह से वो, और दुनिया फिर वही देखती है ना कि भाई 1 मिनट हट जाए यार, इसकी क्यों ज़रूरत है हमें इस मुल्क की, इसलिए ज़रूरत है कि यार ये चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे, ये फिलिपीन के साथ खड़े होंगे, ये आसियान में कोई रोल, ये बिम्स्टेक में कोई रोल। बिम्स्टेक क्या था भाई, पाकिस्तान सार्क बनाने की कोशिश थी ना कि पाकिस्तान ना हो तो सार्क। अब मसला ये है कि वो सारे फोरम्स तो इरेलीवेंट हो गए इस वक्त। तो इशू ये है, मैं जो सिर्फ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ऐसा लगता है आपको कि पूरी की पूरी शतरंज एक उल्टाई जा रही है, ये उलट रही है खुद ब खुद, वो नई कैसे सजेगी। अब देखिए ना, सूडान का बंदा वो कह रहा है 100 साल तक लड़ूंगा, 100 साल तक लड़ूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, सूडान जो मर्जी होता है खाने जंगी जारी रहे। हुतीज़ को कौन काबू करेगा, हुतीज़ जो हैं उनको कौन काबू करेगा, उन्होंने जहाज उड़ा दिया, वॉरशिप नहीं सॉरी ऑयल टैंकर उड़ा दिया और उसकी वीडियो जारी कर दी। 320 रॉकेट इसराइल पे, तस्वुर इसराइल ऐसा है कि अगर आप वहाँ पर बात करें ना कि एक रॉकेट आ गया, 2 320 रॉकेट इन्होंने मार दिए, इन्होंने 100 जेट गए यहाँ से, 100 जेट जी, ठीक है। और ये मैं सिर्फ आखिर में ये कोट कर दूँ यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इसराइल 5th स्लाइड, इसराइली डिफेंस फोर्सेस सेज 5th स्लाइड अगर दिखाएं, 100 जेट तैयारों ने थाउजेंड्स ऑफ हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं तो सईद हसनुल्लाह तकरीर कर रहे हैं, अभी उनकी स्पीच चल रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया है और हमने जो है वो ये 7th स्लाइड में दिखा दूँ अगर, महल न्यूज़ एजेंसी की ईरान से, ये हिजबुल्लाह अटैक्स 11 इजरायली बेसिस विद 320 मिसाइल्स। अब मसला ये कि 320 मिसाइल इन्होंने मारे हैं उनके 100 जहाज़ों के अटैक्स के बाद। 100 जहाज, इसराइल के 100 जहाज, हिजबुल्लाह के वो सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर जाके पूरी बॉम्बिंग करके वापस लौटे हैं, उन्होंने 320 रॉकेट मार दिए। तो ये जो है ये क्या हो रहा है जी, हो क्या रहा है जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।